गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी कांस्टेंट की या फॉर्मेशन कांस्टेंट की। बेसिकली आपका चैप्टर अगर देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर हम फॉर्मल वे में बोलेंगे 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर में क्या बचा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर इज कंप्लीटेड। सही है। तो अब जो टॉपिक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत सिंपल से टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जनरली इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं 12th में ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कई बार आपसे पूछ ले कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे आप। प्रैक्टिकली कोई न्यूमेरिकल बना दे, आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपका मेटल है और 4 लिगेंड से अटैच होता है, फॉर्म बनाता है आपका Ml4 टेट्राहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स ही क्रिएट करता है, स्क्वायर पिरामिड सॉरी, है ना। तो Ml4 कैटेगरी का इसने कॉम्प्लेक्स क्रिएट करा। जब भी लिगेंड अटैच होता है मेटल आयन से या मेटल एटम से, तो एक एक करके अटैच होता है। अगर 4 लिगेंड्स अटैच होने आपके मेटल आयन से, तो 4 स्टेप में अटैच होगा। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में अटैच करा M+L, क्या बना Ml1, तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा Ml1 अपॉन M×L, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगेन Ml1 में L अटैच करा Ml2 अपॉन Ml1 इंटू L, K2 हो जाएगा। Ml2 में अगेन L अटैच करा, क्या बन जाएगा Ml3। मतलब एक एक L को आपको अटैच करना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा Ml4 अपॉन Ml3 इंटू L। तो M से Ml4 जो बना आपका 4 स्टेप में बना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। तो इन 4 स्टेप का जो एसोसिएशन कांस्टेंट है K1, K2, K3 और K4, इन सबके मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं एसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब आपके ईच स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, उस फॉर्मेशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बी को बोलते हैं हम फॉर्मेशन कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट। अगर बी की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी बी की वैल्यू होगी उतने ही ज्यादा आपका स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। तो जैसे 1 मार्क क्वेश्चन बनाना है किसी को बोर्ड एग्जाम में, और आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए बी की वैल्यू दे दे कि ये फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के लिए बी की वैल्यू है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसकी बी की वैल्यू ग्रेटर होगी दैट वन विल बी मोर स्टेबल। गॉट इट। दूसरी चीज, एक और चीज पता लगती है इससे, यहाँ जितने ज्यादा लिगेंड्स अटैच होंगे उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। K1, K2, K3, K4, K5, K6। तो एक जनरल ट्रेंड में हम बोले तो व्हाट वी कैन कॉल के हेक्सा लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब 6 लिगेंड जब अटैच होते हैं, दे जनरली शो मोर स्टेबिलिटी देन टेट्राहेड्रल। गॉट इट। दूसरा, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता लगाना है, सिंपल है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल 1 अपॉन बीटा। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं है, और ना ही इस पर आज तक कोई क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नहीं आया इस पर टॉपिक पर, लेकिन आगे कोई गारंटी नहीं आने की, है ना। तो इस तरीके से कर लेना इसको। देखिए बेटा, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एनर्जी एंड वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन। लिगेंड का जो फील्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब कौन से लिगेंड्स ज्यादा एनर्जी या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की, तो वो लिगेंड ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सिंपल रिलेशन है। जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, नॉर्मल बना दिया मैंने, हाइपोथेटिकल। वाटर, अमोनिया एंड सीओ। सीओ क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है किससे, अमोनिया से। अमोनिया किससे ज्यादा है, वाटर से। तो आउट ऑफ देम कौन ज्यादा वेवलेंथ और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, इसलिए मैंने बोला है आपसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को लर्न कर लीजिए। और वाटर जो लिगेंड है वो कई केस में वीक है, कई केस में आपका स्ट्रॉन्ग है। सही है। एक और चीज, कुछ क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको, जैसे ये तो सिंपल है, कर लोगे। कुछ क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कई बार आपके एग्जामिनेशन में आपको उलझाएगा। जैसे मैं उलझाता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला आपको NiH2O4, ये है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी में। तो NiH4 है
और आपको बोलता है ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सही। और Zn H2O4 ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब ये लगाता है क्यों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। मैंने जब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, मैंने पहले ही बोला था 99.99% केस में ट्रिक लग जाती है कि वाटर से आपके वाटर के लेफ्ट हैंड साइड वाले वीक लिगेंड है, वाटर के राइट हैंड साइड वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट वाटर क्या है, वाटर का कुछ डिसाइड नहीं है कि वाटर किस तरह का लिगेंड है, वाटर वीक लिगेंड है या वाटर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट वाटर का ये डिसाइड नहीं है अभी तक कि वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वाटर वीक लिगेंड है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को मोल्ड करना है। मैंने पहले बोला था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड आज तक डिस्कवर नहीं है। ये जो बोलते हैं कि एक आइडिया से बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, फ्लॉप तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे केस में फ्लॉप होता है। जैसे यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा ये मेटल पर भी डिपेंड करता है कि आपके लिगेंड ने कौन से मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है। मेटल अगर चेंज होगा तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होगी। अब जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा ये इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्यों, और 1 मार्क क्वेश्चन है, सिंपल लिखना है आपको। इन केस ऑफ वन व्हेन द वाटर प्ले अ रोल ऑफ लिगेंड विद द निकल देन इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्रिएट pairing of electron in n-1d orbital due to which it is called inner orbital complex. But the water when they form a bond with zinc it's play a role of weak ligand and due to weak ligand in n-1d orbital pairing of electron does not take place, so it's play a role of outer orbital complex. इतना सा लिखना है ना, आपको कुछ इसका डिसेक्शन करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इतना सा लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे आपको उलझाने वाला क्वेश्चन है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आया आपको बोला इसका शेप क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है ना बेटा। अब सबसे पहले चलो नेम भी कर ही लेते हैं। जैसे नेमिंग की बात करें, नेमिंग में छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। जैसे चार्ज लगा हुआ है तो माइनस लगा हुआ है तो आयन लगाना है, प्लस लगा हुआ तो आयन लगाना है। अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा तो नेगेटिव आ रहा है तो आपको मेटल के साथ 8 लगाना है। छोटी छोटी गलतियां बचानी है आपको, वरना भारी पड़ेंगी गलतियां आपको। देखिए दूसरा, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करना है। बहुत सारे मैंने करा दिए, कुछ आप भी ट्राई करना, नहीं आएगा मुझसे पूछना, वो जरूर करना है, छोड़ना नहीं। जैसे देखो आप क्या लिखोगे, पोटेशियम लिगेंड पर क्या लिखोगे, डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, थर्ड आएगा, वाटर का 0 है, और यहां लिख दोगे हाइड्रेट। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं मुझे कुछ अलग लिखना है तो यू में राइट डाई हाइड्रेट, वरना हाइड्रेट से काम चल जाएगा, सही है। तो ये इसका आईयूपीएसी है। बात करते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट की और शेप की। ऑक्सिलेट क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ऑक्सिलेट की डोमिनेंसी होगी। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये फॉर्म कर रहा है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों कर रहा है 6? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आपका वाटर एंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आपका ऑक्सिलेट। तो टोटल क्या बना रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। और बता रहा हूं डिटेल, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, 6 है, बिकॉज इट फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन, आपका ऑक्सिलेट, ये स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा D2sp3, ये सही है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, आपको पूछा मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्रोमियम की जो वैलेंसी है वो +3 आएगी आपको, सही है। क्रोमियम +3 की वैलेंसी में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d5 4s1, आपको हटाना है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हटाया यहां से, 2 हटाया यहां से, 3, तो आप क्या बना दोगे, d ऑर्बिटल कैरी 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, s ऑर्बिटल 0, हमें क्या प्रूव करना है D2sp3,
पी भी बनाइए वैकेंट, ये पी बनाया आपने वैकेंट, ये 4p0। अब देखिए आपके पास ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सही है, और वाटर भी अपना रोल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जैसा ही प्ले करेगा, क्लियर। अब देखिए हमें चाहिए D2sp3, सो ऑक्सलेट शुड क्रिएट पैरिंग, ऑक्सलेट को क्या करना चाहिए, पैरिंग करना चाहिए, मैंने वन बना लिया, ऑक्सलेट को पैरिंग करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो व्हाट इट, इफ द ऑक्सलेट स्टार्ट पैरिंग, तो हमें जरूरत नहीं है पैरिंग कराने की, व्हाट इज द नीड ऑफ पैरिंग। अब देखिए हमें 2 मिल रहा है डी का, 2 3 4 5 D2sp3, लेकिन अगर ये पैरिंग करा देगा तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, सही। जरूरत है या नहीं है, अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है that will create pairing in n-1d ऑर्बिटल। तो अब आपको लेना क्या है, dk2 लेने, ये ले लिया आपने dk2, ये ओके, s का 1 और ये dk3, क्या हो जाएगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, गॉट इट। ये ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग करा देगा, क्लियर है बेटा। कुछ बुक्स में यहाँ रिफ्रेशर्स वगैरह देखना, मैं स्पेशल रिफ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ रिफ्रेशर में पैरिंग नहीं कराई है, बिकॉज कुछ रिफ्रेशर चलते हैं नीड के ऊपर कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स, पैरिंग कराना है नहीं कराना है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, गॉट इट, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत, है ना। एक छोटी सी गलती हो गई बेटा, देखो जल्दबाजी में मुझसे भी, जल्दबाजी में क्या गलती हो गई, ऑक्सलेट आपका वीक लिगेंड है, मैंने इससे भी गलती हो गई, स्किप हो गया, ये वीक लिगेंड है ना, और वीक लिगेंड होने से क्या होगा, वीक लिगेंड होने से होगा sp3d2, जो हो गया मुझसे, सॉरी। देखिए तो होगा क्या, आपको पैरिंग नहीं करानी, तो आप लोगे क्या, देखिए आप क्या लोगे, s का वैकेंट, p के वैकेंट, और लोगे 4d2 वैकेंट, सही है। ये तो क्या बनेगा sp3d2, ये सब चेंज हो जाएगा, sp3d2। ऑक्सलेट कई बार मेरे साथ होता है, ऑक्सलेट कई बार मेरा मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, ये कहीं ना कहीं बार ये दिमाग बोलता है कि ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है दिमाग में, पता नहीं क्यों बैठा हुआ है ये। और ये 1 साल का नहीं है, शायद ये पिछले 7 या 8 ईयर में 2 या 3 बार हो चुका है कि ऑक्सलेट का कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि ऑक्सलेट आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं, ये वीक लिगेंड है ऑक्सलेट, सही है। बाकी सब कुछ सेम है बेटा, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए आपको बोलता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, एन का वैल्यू क्या है बेटा आपका 3 है, ये वीक लिगेंड है, ऑक्सलेट इज वीक लिगेंड, सही है। तो वीक लिगेंड है तो पैरिंग नहीं कराएगा n-1 में, क्या होगा sp3d2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, √n+2 बोर मैग्नेट, क्लियर है। ऑलरेडी हमने करा हुआ है, इजीली कर सकते हो। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा दिया है आपको, जिसमें क्या था, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड ऑल द थिंग्स, वो आपके सिलेबस में है। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। बट जैसे जेई या आईआईटी वगैरह की तैयारी करनी है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है बहुत कुछ। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म है क्या, किसी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब व्हेन वी प्लेस अ मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस, और 3D स्पेस में अगर हम उस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो उसके रोटेशन से या उसकी जो इमेज है, मिरर इमेज, उससे जो आइसोमेरिज्म जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, सेकंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपको नया पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने।
क्लास 11 में पढ़ा हुआ है अपने सिस एंड ट्रांस, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। कैटेगरी नंबर 1 MX2L2। अब MX2L2 का मतलब क्या है? मेटल है, X मतलब टू लिगेंड अलग टाइप के हैं और टू लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं। मतलब मेटल टू लिगेंड X कैटेगरी के और टू लिगेंड L कैटेगरी के, और दोनों लिगेंड कैसे हैं? मोनोडेंटेट। ये ध्यान सुन लेना, X भी मोनोडेंटेट है और आपका L भी मोनोडेंटेट है। फॉर्मूला बनाना सिखाई दिया मैंने, आपकी जो मर्जी है फॉर्मूला लिख लेना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NiCl2NH3 होल ट्वाइस, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन है, क्लियर। CFT थ्योरी या VB थ्योरी जनरली जो आइसोमेरिज्म की बात करती है वो बात करती है किसके ऊपर? स्क्वायर प्लेनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, तो ज्योमेट्री क्या है आपकी? स्क्वायर प्लेनर। सिंपल, अगर अमोनिया वन साइड हो, ये एक ही साइड प्रेजेंट हो और क्लोरीन दूसरी साइड प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। मतलब सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। अब जैसे ये है NH3 यहाँ भी हो सकता है, क्लोरीन यहाँ भी हो सकता है। इफ द सेम लिगेंड्स आर ऑन अपोजिट साइड, उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ये सिस आइसोमर है और ये आपका ट्रांस आइसोमर है। क्लास 11 का यह सेकंड कैटेगरी आपकी MX2L4, मतलब टू लिगेंड अलग और 4 लिगेंड अलग, 6 लिगेंड है आपके पास और 6 के 6 क्या है? मोनोडेंटेट है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ये बना हुआ है आपका, है ना। सेम लिगेंड वन साइड, सेम लिगेंड एक साइड, क्लोरीन एक जैसे एक तरफ, अमोनिया एक जैसे एक तरफ, तो ये क्या है? सिस आइसोमर। अब जरूरी नहीं है कि जो बुक ने जो डायग्राम दिया वैसा ही बना है। अब अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं मैं तो सर ऐसे नहीं बनाना चाहती, मुझे तो लगता है कि ऐसे बनाना है, वो भी सही। वन साइड अमोनिया, सेम साइड क्लोरीन, क्लोरीन अपोजिट साइड, अमोनिया अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांस आइसोमर। तो आपको कैटेगरी समझनी है मेन, ये फॉर्मूला लर्न नहीं करने। तो आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसमें आपने क्या कैटेगरी पढ़ी? पहली पढ़ी MX2L2, सेकंड पढ़ी MX2L4। सही है, आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी इसको देखते हैं। देखिए बेटा, आगे दो कैटेगरी देखिए। तो देखिए बेटा, ये अगली जो कैटेगरी है आपकी MX2LL2। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको कैटेगरीज ध्यान रखनी है। आपको एग्जाम्पल कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगर आपका दिमाग यहां लगा हुआ है तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपका दिमाग यहां लगेगा तो आपको फटाफट समझ में आएगा। सही। अब देखो क्या क्या मतलब है। एल का मतलब होता है डाइडेंटेट लिगेंड। अगर सिंपल ये लिखा हुआ है L#L, इसका मतलब है डाइडेंटेट लिगेंड। तो कैटेगरी क्या है? MX2LL होल ट्वाइस, मतलब मेटल है और मेटल के पास 2 डाइडेंटेट लिगेंड्स हैं एंड 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। कैटेगरी है, आपको बनाना है सिस एंड ट्रांस। दूसरी चीज, ये 100% आने वाली कैटेगरी, मतलब एग्जाम में जब भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आया है बोर्ड में या कॉम्पिटिशन्स में, वो सबसे ज्यादा यहां से पूछता है क्वेश्चन। अब क्यों पूछता है बताऊंगा मैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी कल इतना ध्यान रखो, बताऊंगा ऑप्टिकल क्या है, कैसे होगा। तो ये वो कैटेगरी है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी शो करेगी। अब क्यों करेगी बताऊंगा आगे में। देखिए, बात करते हैं पहले ज्योमेट्रिकल की। आपने अगेन बॉन्ड फॉर्म करे 6 बॉन्ड। आपको क्या करना है? इथाइलिन डाइएमाइन को वन साइड अरेंज करना है। आप अरेंज कहीं भी कर सकते हो सकता है आप यहां करो EN और आप यहां करो EN, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब दे शुड बी ऑन सेम साइड। तो EN सेम साइड है, क्लोरीन सेम साइड है, तो क्या बोलोगे? सिस। यहां देखिए EN अपोजिट साइड है, क्लोरीन अपोजिट साइड है, क्या बोलोगे? ट्रांस। थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब करता हूं। मैं बोलता हूं अगर आपके पास सिस आइसोमर है और आपके पास ट्रांस आइसोमर है और मुझे एक लेवल ऊपर जाकर आपसे क्वेश्चन पूछना है बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव में, मैं पूछता हूं आपसे इन दिस कैटेगरी विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल शो
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस कैटेगरी में कौन सा आइसोमर, सिस वाला या ट्रांस वाला, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब पहली चीज तो माइंड में आएगी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, यही समझता हूं आपको। देखिए सपोज ये आपका मिरर है, ये मिरर, यहां मत देखना सर किसी भी चीज को, है ना, सामने देखिए। सपोज वो आपका मिरर है और मिरर के सामने आपने रखी एक बॉल, छोटा सा बॉल, तो इसकी इमेज भी ऐसी बनेगी, सही है। तो ये इमेज है इसकी, सही। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी इमेज एग्जैक्टली फिट हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, इसका मतलब ये है दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सुनना मेरी बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली फिट हो जाती है, मीन्स ऑब्जेक्ट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सही। अब देखिए बात, इफ ऑन द प्लेस ऑफ बॉल, मैंने रखा यहां अपना हाथ ऐसे, ये हाथ भी थोड़ा सा भयानक ही बनाया मैंने, और यहां रखा तो आपको क्या दिखेगा, ये। तो अगर मैं अपने हाथ को मिरर के सामने ऐसे रखता हूं तो ये ऐसे दिखेगा। क्या ये हाथ एक और उस मेरी इस हाथ की इमेज क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है? आंसर है नो। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को सुपर हाइड नहीं करते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे को हाइड नहीं करते हैं, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, सच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप यहां, इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा है, ये मैं आईआईटी की बात कर रहा हूं बेटा, मैं आईआईटी लेवल की थोड़ी सी जेईई की, आउट ऑफ देम, और इवन देखो एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आइसोमेरिज्म पर। एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आइसोमेरिज्म पर ही मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आईयूबीसी वगैरह नहीं पूछेगा वो, एडवांस में आपसे पूछेगा वीबी थ्योरी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म, ये पार्ट है एडवांस। अब देखिए मैंने बोला इन दोनों में से कौन से आइसोमर की इमेज एग्जैक्टली सेम बनेगी, इसकी बनेगी। मतलब ये क्या होगा, इसकी इमेज भी सेम ऐसा ही बनेगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। शो कौन करेगा, नहीं करेगा। इसकी इमेज ऐसे है तो ऐसे बनेगी, बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज कई बार माइंड में आता है हमारे, ये भी आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और हॉट्स में है, व्हाई डज MX2L2 नॉट शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी बोला था ना हमने कि सीएफटी और वीबी थ्योरी आइसोमेरिज्म में ओनली स्क्वायर प्लेनर की बात करती हैं, टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता है भाई, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी तो पढ़ के आते हैं हम। व्हाई नॉट टेट्राहेड्रल हैपन इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पेशली इन केस ऑफ MX2L2, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होता है? तो कॉन्सेप्ट सुनिए। सपोज वी अरेंज MX2L2 इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, व्हेन दिस मॉलिक्यूल शो द रोटेशन, जब ये रोटेशन शो करता है तो होता क्या है, जो X है ये वाला, ये आता है इसके लोकेशन पर, और ये आता है इसके लोकेशन पर, और ये L जो है ये आता है इसके लोकेशन पर, ये आता है इसके लोकेशन पर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्चुअल में कुछ ऐसी होती है, 3 लेग्स नीचे और 1 लेग ऊपर, 3D में ही समझ सकते हो इसको। तो व्हेन वी रोटेट, तो दे फोर legs show the rotation in such a way that both the legs of up and down of X interchange their position. Due to this reason, the overall geometry of molecule remains same. That's why in case of MX2L2, geometrical isomerism in tetrahedral geometry not possible. एक और क्वेश्चन, तो क्या इसमें पॉसिबल हो सकती है ML4 में? आंसर है सारी जो सेम है, उसमें कौन सा आप सिस बनाओगे, कौन सा ट्रांस बनाओगे? क्लियर है, कर लोगे सही। देखिए ये देखिए बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी MX3L3, इसको बोलते हैं, एक और इसका वो है, मतलब सब नेम है, निक नेम बोलो,
फेशियल एंड मेरिडियन आइसोमेरिज्म। फेशियल क्यों बोलते हैं, है वही सिस्टर ट्रांस। देखिए कैसे अरेंज करा आपने, 3 अमोनिया 3 क्लोरीन। स्पेशल क्या है, जैसे आता है फेशियल क्यों बोलोगे आप, तो ये बोलता है कि 3 अमोनिया फेस टुवर्ड्स दी 3 क्लोरीन एंड इसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन। ऑन दी मेरिडियन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट। मेरिडियन में क्या करते हैं आपको 2 डिफरेंट लिगेंड्स लगाने, क्लोरीन यहाँ लगाया और यहाँ अमोनिया, कुछ भी कर सकते हो आप, अमोनिया ऊपर क्लोरीन नीचे और बाकी NH3 NH3 ClCl, दैट इज अ फेशियल आइसोमर और सिस आइसोमर। बट इफ ऑन द मेरिडियन वी क्रिएट 2 सेम टाइप ऑफ लिगेंड, तो मैंने क्या करना है, NH3 को हटा के या तो क्लोरीन ले आइए या क्लोरीन को हटाकर कोई भी NH3 ले आइए। जैसे मैंने क्या करा, यहां से एक्सचेंज करा, क्लोरीन प्लेस करा यहाँ, NH3 प्लेस करा यहाँ। अब देखिए मेरिडियन तो क्या हो गए आपके सेम कैटेगरी ऑफ लिगेंड, इसको बोलते हैं मेरिडियन आइसोमर। कौन सा ये, अमोनिया ऑन अपोजिट साइड एंड क्लोरीन ऑन अपोजिट साइड। तो कौन सी कैटेगरी है, ट्रांस की कैटेगरी है। तो ये है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन कौन से पढ़े, MX2L2 और कौन सा पढ़ा आपने, MX2L2 के बाद MX2L4, MX2LL2, MX3L3, ये ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान रखना। अब आते हैं आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 आइसोमर्स होते हैं इसके, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते किसको है, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच मिरर इमेज ऑफ अ कंपाउंड cannot be superimposed on actual compound, that is called optical isomerism, and due to this such isomers are formed called optical isomer. 2 type of optical isomers possible, dextrorotatory and levorotatory. Dextrorotatory हम उन isomers को बोलते हैं which rotate plane polarized light in right hand direction, clockwise direction। मतलब अगर आपने किसी कंपाउंड पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर वाली लाइट, और अगर वो कंपाउंड उस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, मतलब ऐसे घुमा दे, इस डायरेक्शन में घुमा दे, ये, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर। इफ एनी कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, सच अ ऑप्टिकल आइसोमर आर कॉल्ड लेवोरोटेटरी। सही है। अब डायग्राम बना के नहीं पहचान सकते हम कौन लेवो है कौन डेक्स्ट्रो है, सही है, बट एक डेक्स्ट्रो होगा एक लेवो होगा, वो प्रैक्टिकल करके पता लगता है। देखिए जैसे आपको बोला मैंने MLL होल थ्राइस, और तो हमने बोला MLL होल थ्राइस, तो डाइडेंटेड लिगेंड है 3। देखो क्वेश्चंस ये भी आना चाहिए माइंड में, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों नहीं मानता है। इफ ऑल द लिगेंड्स आर सेम इन एनी कंडीशन, सिस एंड ट्रांस नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल करोगे, सारे लिगेंड ही सेम है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ, ऑल द लिगेंड्स आर सेम व्हेन वी अरेंज इन एनी वे, देन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। नंबर 2, इसका हम कैसा आइसोमर बनाएं या कैसे इथाइलिन डाइअमाइन के 3 लिगेंड्स को अरेंज करें कि इसका इमेज और इसका इमेज बिल्कुल अलग हो, सुपर इम्पोजेबल ना हो। सही है, कैसे करें समझो ध्यान से। अब आपने इसे यहां लगाया, मैं गलत कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए पहले, ये इथाइलिन डाइअमाइन, ये 2 बॉन्ड बनाए। अब देखिए, और आपने EN का बॉन्ड बना दिया यहां और यहां, गॉट इट। तो EN का बॉन्ड जब आप यहां बनाओगे ऊपर नीचे, तो इतना बड़ा बॉन्ड पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड है मेरिडियन का, यहां और यहां बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आपने यहां और यहां बॉन्ड क्रिएट करा, मीन्स द कंपाउंड इज अनस्टेबल, लॉन्ग बॉन्ड, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दूसरी चीज कैसे बनाओगे, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये बॉन्ड 1, ये 2 बॉन्ड यहां और EN यहां, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, देखिए ये इमेज बनेगा इसका। थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ोगे तो मजा आएगा, और बिल्कुल टाइम पास के हिसाब से पढ़ोगे तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा, आपको तो दिक्कत देगा। ये देखिए इमेज हो गया बिल्कुल। अब देखिए ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ये इसका इमेज,
दिस इमेज ऑन ओरिजिनल मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये कौन, दोनों कौन है, ऑप्टिकल आइसोमर है। सही। अगली कैटेगरी देखिए, MX2 LL होल ट्वाइस, बताया था मैंने ये। दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दिस ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये करके देखते हैं, मजा आएगा इसमें। जैसे CO लिया आपने, ये CO लिया, 1 2 3 4 5 6 है, 2 क्लोरीन। अब जैसे किसी ने खुरापाती करी है कि नहीं मैं तो उसको ऐसे ही अरेंज करूंगा, मैं तो ऐसे ही करता आता हूँ, मतलब मेरी मर्जी है। देखिए, इफ वी ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ दिस, इसके अगर मिरर इमेज बनाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनेगी। इट मीन्स ये जो आइसोमर है, ये जो डायग्राम है इस कैटेगरी का डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कौन सी कैटेगरी है, ट्रांस कैटेगरी, पढ़ के आ रहे हो पीछे, तो ट्रांस कैटेगरी डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये इतना दिमाग लगाना है आपको, कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड में तो नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव में, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, EN 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 CN CN, अब देखिए क्या बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये CO 1 2 3 4 5 6, ओके। ये EN इनवर्स हो गया, ये EN और ये CL और ये CL नॉन सुपर इम्पोजेबल। दिस वन एंड दिस वन नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये थे आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म के एग्जाम्पल एंड डिटेल। क्लियर है? ये आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपको पढ़ने के लिए दूंगा मैं। क्यों दूंगा आपको पढ़ने के लिए? कुछ मेहनत करो, मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया आपको बहुत डिटेल में, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी मुझे आपको, तो ये कहीं आगे काम आने वाला नहीं है, बट आपके कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। एक छोटा सा टॉपिक ओनली, ये अपने आप रीड करना। मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, एक पेज का टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब क्या काम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बता देता हूं सिंपली। EDTA काम आता है हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक करने में, जो मेन बता रहा हूं मैं, उसके बाद तो फिर क्या फॉर्मेलिटी कर लेना। EDTA काम आता है हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक करने में। पॉइंट नंबर 1, आपकी जो गोल्ड की प्लेटिंग कवरिंग करते हैं हम ऑर्नामेंट्स पर, आजकल क्या है, पहले तो ज्वेलर क्या करते थे, ऑर्नामेंट को डिप करा, गोल्ड का लेयर लगा दिया या उसको वॉश कर दिया। अभी क्या है, अगर आपको किसी मेटल के सरफेस पर गोल्ड का लेयर करना है तो हम क्या करते हैं, गोल्ड को हम चेंज करते हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में। एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इवनली एंड वेरी स्मूथ लेयर ओवर द मेटल सरफेस। ये एप्लीकेशन नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, ये काम आता है कैंसर को ट्रीट करने में। और जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में सिस्प्लैटिन कॉम्प्लेक्स होता है जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये आ सकता है। विच केमिकल इज यूज्ड इन केमोथेरेपी, सिस्प्लैटिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और तो बहुत जनरल से हैं, और मतलब अब रीड कर लोगे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। एप्लीकेशंस हैं, अब ये मत सोचना कि एप्लीकेशन नहीं आएगी, इस चैप्टर की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सही है? नेक्स्ट वन पे हम स्टार्ट करेंगे DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसके बाद ऑर्गेनिक। P ब्लॉक एंड में देखेंगे बेटा, P ब्लॉक के लिए भी और टाइम लगेगा हमें, है ना। और आने दो बस थोड़ा सा हमें, क्योंकि अभी कई बच्चे अभी टेस्ट वगैरह में अटेंटिव नहीं है, तो P ब्लॉक उस समय देखेंगे। वरना होगा क्या, पहले पढ़ा दूंगा P ब्लॉक, अगेन वो फिर दिसंबर में आते आते सर P ब्लॉक पढ़ाइए, दोबारा P ब्लॉक पढ़ाइए, तो P ब्लॉक पढ़ाऊंगा आराम से मैं, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट DNF block element. Thank you and have a nice day.